अभी इस पॉडकास्ट में जब आप जाएंगे तो जाने के पहले मेरी 3 तारीफें करके जाएंगे। शाहरुख खान को सेल्समैन कह रहे हैं आप? जी सर। आप कॉन्शियस हैं? मैं बिल्कुल कॉन्शियस हूँ। एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल। किताब पढ़ने की आदत कैसे डालें? रात में सोते समय जब मोबाइल देखते हैं तो ये आदत डाल लीजिए कि ठीक है मोबाइल भी देखेंगे लेकिन सोने से जस्ट पहले एक पेज जरूर पढ़ेंगे। मतलब स्टार्ट करना है इजी टास्क से और अपने ब्रेन को ट्रिक करना है। अच्छी जो आदत है ना उसका रिजल्ट देर से मिलता है और बुरी आदत का जो रिजल्ट होता है, जो प्लेजर होता है, उसका रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है। लोग बोलते हैं कि जब तक तुम एक सेल्समैन नहीं तब तक तुम एक सफल कुछ भी नहीं बन सकते। तो मैंने एक नियम बना दिया कि जहां पे ट्रांजैक्शन हो रहा है पैसा का वहां पे सेल्स हो रहा है, तो आपको सेल ही तो करना है अपने आप को, वहाँ पे अपने आप को बेचना है कि सर मैं देखिए कैसे आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हूँ। फिजिक्स वाला का स्ट्रगल, अलग पांडे सर का स्ट्रगल आज का नहीं है, बहुत लंबे समय से वो स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्होंने जो स्ट्रगल देखा है वही चीज़ें जो सफलता में बदलती है। ब्रांडिंग करने का अच्छा तरीका ये भी है कि आप जो प्रॉमिस करें वो डिलीवर करें। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला भी है ट्रस्ट बिल्ड करने का। टूटी टहनी ही पतवार बनती है, क्या बात, चिंगारी भड़क कर ही अंगार बनती है और रौंदी गई है जिस मिट्टी को छोटी समझकर, और रौंदी गई है जिस मिट्टी को छोटी समझकर वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश होते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट कोच, वापस आया हूँ आज आपके ताज़ा तरीन एपिसोड ज़िंदगी एक मोटिवेशन में। आपका संघर्ष, आपकी कहानी, आपकी जुबानी। दोस्तों, हमारा इस पॉडकास्ट का एक ही मकसद रहता है कि किसी न किसी तरीके से एक खास मेहमान को बुलाया जाए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया है, जिन्होंने लोगों की लाइफ में एक कमाल का वैल्यू एडिशन किया है। दोस्तों, इस शो के माध्यम से मैं तो सीखता ही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी ज़रूर सीखते होंगे। हाउ टू टर्न an adversity into an advantage, turn a negative into a positive, and how to turn a stumbling block into stepping stone। बिना समय गंवाए मैं आपको रूबरू कराता हूं हमारे आज के खास मेहमान जो आज हमारे साथ हमारे शो जिंदगी एक मोटिवेशन में है, जिनका नाम है नीतीश प्रकाश सूर्या। नमस्कार नीतीश प्रकाश सूर्या सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया, फैंटास्टिक। बढ़िया, फैंटास्टिक। बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं सर, क्या बात है। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, आप भी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। तो सर, हम लोग चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट को हम लोग बिल्कुल भी अनफिल्टर्ड रखें, मतलब एकदम अनफिल्टर्ड रखें। क्या बात है। और लोगों तक अच्छा कंटेंट मिले, बिल्कुल, और लोगों को बहुत वैल्यू मिले इस पॉडकास्ट से। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। ओके, एक छोटा सा परिचय मैं आपका जरूर देना चाहूंगा। दोस्तों, नीतीश प्रकाश सूर्या सर एक ऑथर हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सेल्स ट्रेनर हैं। एबव ऑल ही इज वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस कोचेस ऑफ इंडिया। ये भारत के एक जाने माने बिजनेस कोच हैं। सर, बिना समय गवाए पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बिजनेस कोचिंग की जो ट्रेनिंग आप देते हैं, ये किस प्रकार की ट्रेनिंग होती है और कैसी ट्रेनिंग होती है, और क्यों ज़रूरी है बिजनेस की कोचिंग? बहुत ही धन्यवाद आपका अपने इस शो में बुलाने के लिए। और पहला ही सवाल बहुत ही ज़बरदस्त और टू द पॉइंट पूछा है आपने, बिना समय गवाए, जैसा आपने बोला। बिना समय गवाए। तो देखिए, अभी इंडिया अगर हम बात करें तो इंडिया कृषि प्रधान अब रहा नहीं। भले हमारा देश जाना जाता था कृषि के लिए, लेकिन आज किसी भी किसान से पूछिएगा वो नहीं बोलेगा कि मेरे को अपने बच्चों को किसान बनाना है। तो ये देश अभी मूव कर रहा है फ्रॉम अ एग्रीकल्चर इकोनॉमी टू अ बिजनेस इकोनॉमी। और हम इंडिया को अगर डेवलप करने की बात करें 2047 तक, विकसित भारत की, वो तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे बिजनेस बूम करेंगे। तो बिजनेस जब बूम करता है तो उसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। जैसे आपके हेल्थ में, आपके दर्शक की किसी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई तबीयत खराब होती है, कोई बीमारी आता है, तो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास। उसी तरह से अगर एक बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, उसका तबीयत खराब होता है, तो वो कहाँ जाएगा? वो बिजनेस कोच के पास जाएगा। वो बिजनेस कोच के पास जाएगा। तो
मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि मैंने कोई MBA नहीं किया है, और ये जो बिजनेस कोचिंग है, ये बिजनेस की लर्निंग जो मैं दे रहा हूँ आज, वो यहीं से राइज हुई जब मैंने बिजनेस किया और मैं बिजनेस में जब फेल होने लगा तो मुझे समझ में आया कि भाई ये काम आसान नहीं होगा। और अगर हम आज प्रधानमंत्री मोदी साहब इंडिया को MSME या SME में आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बिल्कुल, बहुत बार करते हैं, जो एक बहुत बार करते बैकबोन है देश की, वो तब पॉसिबल होगा जब आप बिजनेस के एक्यूमन को समझेंगे। हम लोग इस पे आगे चर्चा भी करेंगे अभी, लेकिन आपने जो पूछा कि बिजनेस कोचिंग में कैसे आया, तो ये मेरा जर्नी जो है वो अभी ज़रूरत है देश की, और मैं सभी बिजनेस कोचेस का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे मेंटर्स हैं और देश में अभी बहुत सारे बिजनेस कोच उभर के आ रहे हैं, और मेरा भी प्रयास उनमें उसी गिलहरी की तरह है जिस तरह से वो राम सेतु बनाने के लिए गिलहरी जो पत्थर लाया करती थी, तो मैं भी वही मानता हूँ सर, और इसमें मैं काम कर रहा हूँ। मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मैं बिज़नेस को हेल्प करने में, उनको आगे बढ़ाने में, उनके सेल्स को, उनके ब्रांडिंग को आगे बढ़ाने में जो भी कंट्रीब्यूशन वो कर पाता हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है सर। नहीं, एक चीज़ मैं पर्सनली ज़रूर बोलना चाहूँगा यहाँ कि मैंने आपको काम करते हुए इधर कुछ हफ्तों से मैंने देखा है, और वाकई आपका जो काम करने का तरीका है और जो लेवल ऑफ कह सकते हो कमिटमेंट है, डिसिप्लिन है काम को लेके, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। कुछ सवाल और जवाब हमने बना के रखे हैं बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रूर आपसे पूछूं, और ऑफ कोर्स हमारी ऑडियंस को भी इसमें बहुत प्रॉफिट होगा। एक सवाल जो मुझे बार बार परेशान करता है वो ये है कि सेल्स पर, है ना, सेल्स पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? जितने भी टॉप क्लास के मैं देखता हूं कि जो कोचेज हैं जी, है ना, वो सभी लोग बोलते हैं कि जब तक तुम एक सेल्समैन नहीं हो तब तक तुम एक सफल कुछ भी नहीं बन सकते। बिल्कुल। तो ये मेरा सवाल है कि सेल्स पर इतना जोर क्यों दिया जाता है, और मैं सेल्स क्यों सीखूं, या कोई सेल्स क्यों सीखे? इस पर थोड़ा सा। बहुत अच्छी बात कही आपने, और इसको ऐसे मैं समझाना चाहूँगा। सेल्स करने का मतलब क्या होता है? या तो आपके पास कोई प्रोडक्ट है या आपके पास कोई सर्विस है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई मैन्युफैक्चरर है, आप कुछ भी बना रहे हैं, हो सकता है कि आप ये माइक बना रहे हो और आपको पूरा विश्वास है कि माइक बहुत ज़बरदस्त बनाया हमने, ओके, तो जाहिर सी बात है कि आप इसको लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। बिल्कुल। आप कोई डॉक्टर हैं, आप बहुत बेहतरीन उसका इलाज करते हैं, तो आप चाहेंगे ना भाई कि इस इलाज का फायदा सभी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, सभी लोगों को मिले। या फिर आप कोई सर्विस देते हैं, आप जैसे मोटिवेशनल स्पीकर, खुद भी आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप स्टूडेंट कोच हैं, आप टीचर की ट्रेनिंग करवाते हैं, आपने कोई बहुत मेहनत लगा के, जान लगा के, किताबें पढ़ के कोई प्रोडक्ट बनाया, ट्रेनिंग सेशन बनाया, और आपको पूरा विश्वास है कि उस सेशन से लोगों का जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे? बिल्कुल चाहेंगे सर। बस इसी को करने का जो तरीका है सर, वो सेल्स है, वो पहुंचाने का तरीका ही सेल्स है। अगर आप अपनी चीज़ों पे भरोसा रखते हैं तो आपको उसको बताना तो होगा ना लोगों को, आपको उसको देना तो होगा, और जब देंगे तो पैसा भी खर्च होगा, कुछ पैसा भी लेंगे। और पैसा सर कैसा भी हो, देने में दर्द तो होता है। तो सेल्स में फियर भी आता है, रिजेक्शंस भी आते हैं। तो अपनी सर्विसेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें। और सर बिजनेस का बैकबोन होता है सेल्स। आप एम्प्लॉय को सैलरी कहाँ से देंगे? आप जिस ऑफिस में आपने रेंट लिया है वो रेंट कहाँ से देंगे? आपके जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनका फैमिली कैसे चलेगा? आप जिस कार पे चलते हैं उसका फ्यूल कहाँ से आएगा? बहुत लोग का जो ये सब कुछ डिपेंडेंट है वो सेल्स पर डिपेंडेंट होता है। इसीलिए सेल्स सीखना बहुत जरूरी है। और सेल्स, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि प्रोडक्ट और सर्विसेज, एक आर्टिस्ट भी होता है ना सर, वो भी अपने उसको सेल करता है। अभी शाहरुख खान को देखिए, अभी उनको एक पुरस्कार भी मिला है। हाँ, तो वो भी एक बहुत बेहतरीन सेल्समैन है, अपने मूवीज से लोगों को। शाहरुख खान को आप सेल्समैन कह रहे हैं? शाहरुख खान को सेल्समैन कह रहे हैं आप? जी सर, ये शाहरुख खान को मैं आप कॉन्शियस हैं? मैं बिल्कुल कॉन्शियस हूँ सर। एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल। ऑडियंस हमारी ये बड़ी इच्छा है जानना कि सर ये शाहरुख खान को सेल्समैन कहते हैं। अभी शाहरुख खान को मिला है एक नेशनल अवार्ड उनको, और मुझे तो लगता है कि स्वदेश के लिए और चक दे इंडिया के लिए मिलता तो ज़्यादा बेहतर होता। चलिए कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। पर इज शाहरुख खान ए सेल्समैन? कैसे इसको समझाइए सर। ही इज अ परफेक्ट सेल्समैन एंड ही इज अमेजिंग प्रोडक्ट। और वहाँ पे प्रोडक्ट वो खुद शाहरुख खान है जो बिकता है। करोड़ों की फीस होती है उनकी, करोड़ों की फीस है उनकी। एक मूवी में काम करने का सर करोड़ों का फीस लेते हैं। कहीं जाएंगे इवेंट में तो करोड़ों का फीस चार्ज करेंगे। जहां पे आप किसी से अपने समय या अपने सर्विस, अपने स्किल के बदले में पैसा लेते हैं तो आपने कुछ तो सेल किया होगा ना। मार्केट में पैसा का ट्रांजेक्शन कहाँ होता है? आप सोच के देखिए।
जहां पे कुछ सेल होता है वहीं पैसे का ट्रांजेक्शन होता है, इसके अलावा तो और कोई पैसे की ट्रांजेक्शन नहीं तो होती है। शाहरुख खान खुद अपने आप को कैसे बेच रहा है? बिल्कुल बेचता है सर। क्या होता है कि जब आप काम करते हैं, आपको पहला प्रोजेक्ट मिला, आपने एक्टिंग की और आपका एक्टिंग ही वहां प्रोडक्ट बन गया, और उस एक्टिंग के दम पे जो बिजनेस क्रिएट किया आपने, जैसे मूवीज बनाया तो मूवी में लोग आए तो एक बिजनेस क्रिएट हुआ, वहां पे मूवी का टिकट सेल हुआ, तो उसके इन्वॉल्व होने से वो सेल्स होता है, एक बिजनेस क्रिएट होता है। जो प्रोड्यूसर पैसा लगाते हैं वो, जैसे कि आज इन्वेस्टर होते हैं ना, इन्वेस्टर किसी फंड में पैसा लगाते हैं, उसी तरह से वहां पे प्रोड्यूसर होते हैं जो पैसा लगाते हैं और वहां पे वो चीजों को सेल करते हैं, तब तो वो बिजनेस व्यवसाय बनता है ना। तो वो ट्रांजैक्शन है, और वो रिपीटेडली इतना अच्छा काम करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं कि उनका काम से ही सेल्स हो जाता है, और ये सबसे बेहतरीन सेल्स भी होता है। और आप सेल्स के सारे जो नियम देखेंगे, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, आपको हर चीज शाहरुख खान से सीखने के लिए मिल सकता है। ही इज बेहतरीन ब्रांड, तभी तो आज उनको ब्रांड पे करती है एक एक फोटो खिंचवाने के लिए, अपने साथ क्लिक करवाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए सर, क्योंकि उनको भरोसा है ना कि ये बंदा सेल कर देगा। आप उनके अगर किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके ब्रांड एसोसिएशन से आप उस प्रोडक्ट को बेचने में x 2x 3x जो भी आपका एक फैक्टर हो, आप वो कंट्रीब्यूट करेंगे, तभी तो ब्रांड आपको पैसा देती है ना, इसी चीज का तो पैसा है। तो इनफैक्ट शाहरुख खान, अरिजीत सिंह, एवरीवन, विराट कोहली, जो भी लोग खेल रहा है, जो भी लोग प्रोडक्ट बना रहा है, जो भी लोग सर्विस दे रहा है, वो सब लोग सेल्स कर रहे हैं। इंटरव्यू में भी सर, मैंने बहुत दिनों तक इंटरव्यू गाइडेंस किया, मैंने 250 कॉलेज में, मुझे आई एम ब्लेस्ड कि मैं इतने सारे कॉलेज में जाके प्रोग्राम्स किया, और वहाँ पे मैं लास्ट ईयर के बच्चों को इंटरव्यू सिखाता था, और वहाँ पे भी मैं प्रोग्राम में नाम रखता था हाउ टू सेल योर सेल्फ। पहले लोग यही सोचते थे कि यार ये सेल करने के लिए क्यों सिखा रहा है मुझे, तो मैं बोलता था कि भाई तुम कंपनी के पास जाकर के जो CTC मांग रहे हो कि 10 लाख 12 लाख 15 लाख का ऑफर मुझे चाहिए, तो मैंने एक नियम बना दिया कि जहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है पैसा का, वहाँ पे सेल्स हो रहा है, तो आपको सेल ही तो करना है अपने आप को, वहाँ पे अपने आप को बेचना है कि सर मैं देखिए कैसे आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हूँ, मैं आऊँगा कंपनी में तो आपका कंपनी का इतना प्रॉफिट करवा दूंगा। आपका जो भी रोल है, सेल्स है, मार्केटिंग, ऑपरेशन है, आप R&D है, डिजाइन है, कुछ भी आप कर रहे हो, वहाँ पे भी अपने आप को सेल करना है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर आदमी को सेल्स सीखना चाहिए, और सेल्स के बिना आप अधूरे हैं सर, उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे, आपको सेल्स तो सीखना ही पड़ेगा सर। किताब पढ़ने की आदत आपकी है, ये मैंने देखी है, ये हम दोनों में कॉमन है। बहुत साधारण, बहुत सिंपल सवाल है जी, किताब पढ़ने की आदत कैसे डालें? देखिए सर, मुझे तो लगता है कि आप इसका हालांकि बेहतरीन आंसर दे पाएंगे। आप, मुझे लगता है कि यू हैव रेड अराउंड मोर देन 500 बुक्स। एब्सोल्युटली। और आपका जो लक्ष्य है वो भी कमाल का है, उस पर भी हम लोग आएंगे। हाँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये नई आदत कैसे डालें, ये बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो लोग बुक पढ़ते हैं उनको तो ठीक है, उनको तो पढ़ना है, उनको आदत लग चुका है, उनको मिल चुका है। आम आदमी की मैं बात कर आम रहा हूं। आदमी की, जिसने जो मोबाइल, अभी जो किताबें पढ़ने की आदत जिसने नहीं डाली है, तो किताब पढ़ना बहुत आसान काम है और बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। आप शुरुआत कर सकते हैं, आप 1 पेज पर डे का आप आदत डालिए। 1 पेज पर डे, पूरे दिन में सर एक पेन लेना पड़ेगा ना? पेन तो लेना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, पेन भी आएगा। लेकिन हम जब नए आदत को डालना है, आपको पता है अभिषेक सर कि कोई भी नई आदत को डालना, नए हैबिट्स को डेवलप करना, इट्स नॉट अ इजी थिंग। माइंड रिजेक्ट करता है उसको। तो हमें जब पता है कि ये आदत अच्छी है तो हम उसको इजी वे में शुरुआत करना चाहते हैं, हम पहले हैबिट्स बनाना चाहते हैं, स्मॉल हैबिट्स, टाइनी हैबिट्स। जैसे किसी को एक्सरसाइज करना होता है तो मैं बोलता हूँ कि भाई तुम ज़्यादा नहीं, तुम ऐसा करो 10 उठक बैठक के साथ स्टार्ट करो। और ये भी मैं बताता हूँ कि आप नहीं कर पाओगे, उसको टाइम के साथ मर्ज करो, कोई हैबिट्स के साथ। जो हैबिट बिल्डिंग का साइंस है, आपने पढ़ा होगा, तो एटॉमिक हैबिट, मैंने एक बुक पढ़ी जेम्स क्लियर की, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि कोई भी नई हैबिट कैसे डेवलप की जाती है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू, एक छोटा टारगेट लिया जाता है और उसको किसी ऑलरेडी जो मेरा हैबिट बना हुआ है उसके साथ उसको हम कपल करेंगे, इंटीग्रेट किया जाता है। 2 चीज उसमें बड़ा टिप्स अच्छा दिया था, एक तो छोटा टारगेट और दूसरे हैबिट जो आपका ऑलरेडी है उसके साथ इंटीग्रेट करना है। जैसे आपको आदत डालना है एक्सरसाइज करने का, जी। आप वॉशरूम तो हर आदमी जाता होगा, उसके बाद ब्रश तो हर आदमी करता होगा, तो ब्रश करने के बाद बेस्ट टाइम है एक्सरसाइज करने का। आप ब्रश करने के बाद तुरंत 10 उठक बैठक कर लीजिए, 10 उठक बैठक कर लीजिए। आपको पुलअप्स करना आता, पुलअप्स कर लीजिए, पुशअप करना आता, पुशअप कर लीजिए, लेकिन 2 से 3 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज मत करिए। पहला तो यही कंसिस्टेंसी में आदत डालिए कि भाई ब्रश करने के बाद वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो धीरे धीरे दिमाग जो है एक्सेप्ट करने लगेगा। उसी तरह से रात में सोते समय जब मोबाइल देखते हैं तो ये आदत डालिए कि ठीक है मोबाइल भी देखेंगे लेकिन सोने से जस्ट पहले 1 पेज का बुक पढ़ लेंगे, 1 पेज जरूर पढ़ेंगे। 1 पेज में पढ़ने में आपको 1.5 से 2 मिनट लगेगा सर, उससे ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन ये छोटा सा आदत, जैसी आप, मैंने ऑब्जर्व किया है, 1.5 से 2 मिनट में हो सकता है। सेल्फ हेल्प बुक में
बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। अच्छा कंटेंट मिल जाए। और सर ये फैक्ट मैं बताता हूँ कि अगर आप पढ़ने जाएंगे तो इट्स वेरी हाई चांस कि आप 1.5-2 मिनट को कब 10 मिनट में बदल देंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन आपको टारगेट सिर्फ एक पेज का लेना है, एक ही पेज का लेना। लेकिन आप जब खोलेंगे ना, क्या करता है दिमाग जो सोचता है ना कि भाई कोई इजी टास्क है ना उसको कर देते हैं। आपने इजी टास्क के लिए किया कि एक ही पेज पढ़ना है, आपको मजा आएगा, हो सकता है एक पेज और आप पढ़ लें। मतलब स्टार्ट करना है इजी टास्क से Yes. और अपने ब्रेन को ट्रिक करना ट्रिक करना है, आपको ब्रेन ट्रिक कर रहा है एंड यू हैव टू ट्रिक योर ब्रेन। आपको अपने ब्रेन को ट्रिक करना होगा। यही तो गेम है, ये बहुत कमाल का गेम है। आप इसे खेल के देखिए, मजा आएगा। जिंदगी में गेम तो खेलना मैं शुरुआत में ही भारी काम लेके शुरू कर देता, थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा तो इस आप बार। तो सर एक आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र, आपका हर चीज बहुत गहरा है। तो लेकिन ये जो कॉमन लोग नहीं हैं, नहीं नहीं, फिर भी सर ये इसको मैं कभी ट्राई नहीं किया हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑन द Yeah. कैमरा, बट मैं ट्राई जरूर करने वाला हूँ आपकी इस मेथड को। बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने ये एटॉमिक हैबिट्स मैंने पढ़ा तो है, लेकिन किताब में किताबों को कैसे पढ़ें, हाँ। उसमें ये कैसे लगेगा ये आप मुझे बता रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग करने जाता था ना सर, तो वहाँ पे लोग पूछते थे कि ये कैसे होगा, तो बताते तो सब लोग थे, लेकिन एक्चुअल ट्रेनर, एक्चुअल स्पीकर, एक्चुअल मोटिवेटर वही है जो लोगों को हैबिट्स को चेंज कर दे। ये बहुत बड़ी बात बता, मजा आ रहा है, ये बढ़िया बात बता रहे ये हैं। हैबिट्स को अगर आपने चेंज कर दिया तब आपके बोलने से उसके लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा सर। ये तो आपको भी पता है, ये तो हमको ही पता है सर, ये तो आपको भी पता है, सबको पता है। सबको पता है ये बात। वेरी गुड, जब बहुत जो आप बढ़िया। बोलते हैं अगर उसका 10% भी कोई एप्लीकेशन कर दे तब जाके उसको तब process- मैं सफल ट्रेनर हूँ, तब सफल ट्रेनर एकदम तब सफल है। तो आपको बताना वहां पे ये है कि भाई आपने ये किया, ये बताया मैंने, आप बस इसमें ये वाला चीज ऐसे इसको अप्लाई करो और देखो रिजल्ट। तो रिजल्ट का जब उसको फ्लेवर मिलता है ना सर, बोलते हैं ना जब चस्का लगता है उसको, और जब उसको वो चीज़ का फ्लेवर लगता है ना, मज़ा आता है ना, तो फिर वो उस बगीचे में फिर खूब घूमता है। एक बार बस आदत लगवाइए उसको, और एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में ना, इजी स्टेप्स, यस, बेबी स्टेप से शुरू किया जाए, बेबी स्टेप्स में शुरू करना है आपको। और धीरे धीरे पेन उसको मिलेगा, लेकिन उसको बताया ना जाए कि तुमको पेन की जरूरत है। धीरे धीरे छोटा पेन इंटीग्रेट किया जाएगा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा पेन इंटीग्रेट किया जाएगा, Exactly. फिर से थोड़ा सा बड़ा पेन इंटीग्रेट किया जाएगा, राइट? एग्जैक्टली। एक बात मैंने और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो भी मैंने पढ़ा था और मैंने उसको भी इम्प्लीमेंट किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग अच्छी आदतों को क्यों डेवलप नहीं कर पाते हैं। उस बुक में ये बताया गया कि अच्छी आदतों को क्यों डेवलप नहीं कर पाते हैं और बुरी आदतों को क्यों नहीं छोड़ पाते हैं। इसका साइंस बताया गया, इसका रीजन बताया गया उस बुक में। प्लीज बताइए। उसका इतना बेहतरीन सा रीजन है कि अच्छी जो आदत है ना उसका रिजल्ट देर से मिलता है, और बुरी आदत का जो रिजल्ट होता है, जो प्लेजर होता है, उसका रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है। जैसे सिगरेट पिएंगे तुरंत नशा लगेंगे, दारू पिएंगे तुरंत हमारा जो हैंगओवर है वो होना है हमको, ठीक है। कुछ भी गलत आप काम करते हैं ना तो इंस्टेंट प्लेजर है, इंस्टेंट प्लेजर है। अब सर काम लॉन्ग टर्म सफरिंग है, और लॉन्ग टर्म सफरिंग है। अच्छा हैबिट डेवलप करने में लॉन्ग टर्म सफरिंग है। तो इसको रिवर्स किया गया है। जब आप अच्छी आदतों को डालना शुरू करते हैं तो आपको रिजल्ट धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से खुद आपको कोई बोलता नहीं है कि भाई आप पढ़ो, आप खुद उसको बढ़ाते चले जाते हो कि भाई जिस दिन पढ़ के जाते हैं ना तो उस दिन अभिषेक सर अगर मिल गए, चाहे कोई टीचर मिल गए, तो उससे हम बात अच्छा कर पाए, उसके लाइफ में सर इंस्टेंट चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है। उसके पास टॉपिक्स रहता है। आज दिक्कत क्या लोगों का, उनके पास बात करने के लिए कुछ होता नहीं है। कॉन्फिडेंस बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, उसके बिहाइंड में जाइए, तो साइंस में तो जाइए। इसलिए नहीं क्योंकि तुमने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, तुम्हारे पास कोई बात करने के लिए नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी बात कर ले, H1 वीजा की बात कर लें, अभी वो किसी का डेथ हो गया, कोई भी देश में कोई भी H1B1 पे इसी भी ये H1B1 ये क्या है, इसको पहले बताइए आप, H1B1 क्या है? ओके, तो सर जैसा कि आपके दर्शकों को पता भी होगा कि अभी जैसे किसी भी देश में अगर किसी को जाना है तो उसको वीजा लेना होता है। बिल्कुल। आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, बिल्कुल, जो आपके नेशनलिटी को प्रूव करता है, लेकिन बिल्कुल। कहीं जाना है तो आपको वीजा चाहिए। एक्सेप्टेंस लेना पड़ता है, एक्सेप्टेंस लेना पड़ता है, आपको बताना होता है सरकार को कि भाई हम आ रहे हैं तुम्हारे, मेरा पर्पस बताना तो सरकार पूछेगा क्यों आ रहे हो, बताया जाएगा, घूमने आ रहे हो, पढ़ने आ रहे हो, बिजनेस करने आ रहे हो। जनरली ये 3-4 कैटेगरी होता है कि हम शादी करने आ रहे हैं, वहां के लड़की से प्यार हो गया है, हम शादी करने आ रहे हैं, हमको वो दे दीजिए ग्रीन वीजा। दे दीजिए। तो जो भी क्राइटेरिया आप जब वीजा अप्लाई करेंगे तो पूछेगा आपसे। अब एग्जाम्पल के लिए ब्रेन ड्रेन आपने सुना होगा, ये इशू आपके लिए भी बहुत कनेक्टेड है, और जो भी टीचर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इंडिया में ये ब्रेन ड्रेन का इशू कोई नया नहीं है। हमेशा से पेपर में आप पढ़ते होंगे कि सर IIT में लड़का पढ़ा और विदेश जाके नौकरी कर रहा है, यानी कि जो हमारा टैलेंट था वो हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अब हुआ क्या कि हर देश ये वीजा देने का सर कुछ फीस लगाता है। अच्छा, ये नहीं जानकारी है नहीं, हर देश अगर आप उसको अप्लाई करेंगे सर, जैसे आप फॉर्म भरते हैं एग्जाम के लिए, तो फॉर्म एग्जाम भरते हैं तो उसके लिए भी कुछ फीस लगता है, 200, 400, 500 जितना भी उसका फीस, एग्जाम का फीस। उसी तरह से किसी देश का वीजा के लिए आप अप्लाई करेंगे तो यू हैव टू पे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फी, आपको फी देना पड़ेगा। अब ये फी
अगर आपको घूमने के लिए देना है तो बहुत कम होगा कि चलो भाई आ रहा है तो वैसे ही पैसा खर्च ऐसे करने के पैसा लिए आ रहा टूरिज्म है, में। वो ऐसे ही आ रहा है, घूमेगा, 1 महीना रहेगा तो होटल लेगा, वहां का गाड़ी पे ट्रैवल करेगा, तो थोड़ा साइट सीइंग करेगा, कम फीस लगेगी। कम फीस लगेगा। वो चाहते हैं कि टूरिस्ट वीजा दें। वीजा दें। लेकिन अगर आप कहीं काम करने जा रहे हैं, यानी कि अब वहां पे सैलरी आप कमाइएगा, वहां नौकरी कीजिएगा, तो वहां के इकोनॉमी से पैसा निकालिएगा। तो यहाँ पे ये जो वीजा होता है, खास करके अमेरिका का जो केस में बताना चाहता हूँ, बाकी ये बहुत बड़ा टॉपिक है। नहीं, लेकिन अमेरिका में अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं काम करने के लिए, कि हम वहां पे काम करना चाहते हैं, तो पहले इसकी फीस लगभग 1 साल की 1 लाख रुपया थी सर, वीजा अप्लाई करने का। वीजा अप्लाई करने का फीस बता रहे हैं, ठीक है। और अभी आप शौक होंगे, जब इसी पे आप शौक हो रहे हैं, अभी ट्रंप सरकार ने उस फीस को बढ़ा दिया है। अगर 1 साल के लिए आप अमेरिका में काम करना चाहते हैं तो आपको H1B वीजा लेना होगा। पहले भी वही वीजा था, लेकिन वीजा का फीस 1 लाख था, अभी 88 लाख रुपया हो चुका है फीस। 88 गुना मल्टीप्लाई कर दिया गया है। 88 गुना मल्टीप्लाई कर दिया गया। और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, कोई भी बाहरी देश का, चाइना से भी कोई अगर आके वहां पे काम करना चाहता है, कोई IT इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो काम करना चाहता है, तो उसको वीजा लेना पड़ेगा। और वीजा अप्लाई करने का, ये वीजा लेने का फीस नहीं है, ये वीजा अप्लाई करने का फीस है। 88 लाख रुपए 1 साल का। आपको वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है, जैसे नौकरी में अप्लाई जब करते हैं। 88 लाख देने के बाद भी कोई जरूरी नहीं कि मुझे वीजा मिल ही जाए। यस, मिलेगा नहीं आपको, सरकार मना भी कर सकता है कि नहीं। और आपका पैसा, जैसे फॉर्म भरते हैं तो नौकरी मिले ना मिले, फॉर्म तो चला गया पैसा। तो वीजा अप्लाई करने का ये फीस है। एक तरह से सरकार दूसरे शब्दों में ये कहना चाहती है कि प्लीज आप मत आइए, हमको जरूरत नहीं है आपका। एक तरह से अमेरिका ने पूरा विश्व का टैलेंट के लिए अपने बाउंड्री को क्लोज कर लिया है। H1B वीजा इसी को कहते हैं, और इसलिए पूरा वर्ल्ड में इसका इकोनॉमी है। और इलॉन मस्क तो ट्रंप सरकार के खिलाफ वॉर पे जाने की बात कर रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि भाई मेरा कंपनी चलेगा कैसे, मेरा कंपनी तो चल ही रहा है H1B वीजा के कारण, और हम ट्रंप से सामने सामने लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसको ये H1B वीजा वापस लेना ही होगा। आप सोच रहे हो सर, वहां पे आप टॉप कंपनीज का लिस्ट निकालो, उसके CEO का नाम निकालो, आपको मैक्सिमम इंडियन मिलेगा। वो सारे लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 1 साल का 88 लाख सर फीस है वहां काम करने का। अब न्यू सरकार, न्यू पॉलिसी के हिसाब, तो ये H1B वीजा है। अभी कहीं तो मैं देख रहा था कि किसी एक कोई आर्टिस्ट है असम का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या आई एम जस्ट मिसिंग आउट द नेम ऑफ दैट गाय, जुबैन, हाँ, जुबिन नौटियाल करके एक सिंगर थे, ये जुबिन शर्मा है। ये जुबिन शर्मा है, जुबिन शर्मा या फिर जुबिन आर्या, ऐसा कर कुछ नाम है, जुबिन उनका नाम है। यस, वो उनके, मतलब मैंने देखा कि उनकी जो आखिरी यात्रा शायद नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उनकी आखिरी यात्रा में इतनी भीड़, मतलब इस बात का तो इतनी भीड़ कैसे हो गई? ये तो वाकई में अपने आप में, हमारे सर एक मित्र और मेंटर हैं मिस्टर शशीश कुमार तिवारी जी। आई थिंक कि वो कोई नाम के मोहताज नहीं है, उनको पूरा दुनिया जानता है। जी। और वो अपने सेशन में एक बात कहा करते थे जो मुझे पसंद है, और जब मैं ये इंसिडेंट का वीडियो देखा तो मुझे सीधे उनकी बात रिकॉल हुई। वो कहते थे कि नीतीश या फिर कोई भी आदमी जो ट्रेनिंग में बैठा हुआ है, कि भाई आप कितना रुपया कमाते हैं ये फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने काम करने में, आपकी लाख रुपया सैलरी है, करोड़ रुपया आप कमाते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दम तो तब है जब आप 1 लाख आदमी कमा के दिखा दो, या 1 करोड़ आदमी कमा के दिखा दो। आदमी कमाना बड़ा मुश्किल है। और जुबीन जी का जो देहांत हुआ है, उसने सर अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। किस चीज़ में? ये जैसे कोई भी इंसिडेंट के कारण अगर लोगों की गैदरिंग होती है तो उसको नापा जाता है, एक पैमाना होता है उसका। जैसे कि कुंभ लगा, तो कुंभ में ये रिकॉर्ड हुआ कि भाई ये इट इज द वन ऑफ द हाईएस्ट गैदरिंग डन। तो सर ये आई थिंक वर्ल्ड में 4th नंबर का गैदरिंग का रिकॉर्ड बन गया वर्ल्ड में, जहां पे एक बार में इतने लोग किसी के शहादत में, किसी के मौत के अंतिम यात्रा में एकत्रित हो गए। ये वो पर्सन है। आप विश्वास कर सकते हैं सर कि आखिर वो, आप सोच के देखिए, ही इज अ सिंगर, लोग रो रहे हैं कि भाई मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। कितना गाना गाया होगा उसने? तो एक सिंगर 5-10 हज़ार सॉन्ग गाया होगा, और कितना गाना गाया होगा? सर 5,000 भी किसी के लिए गाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। इस बंदे ने लगभग 35,000 गाने गाए हैं, 35,000। तो हिंदी में और इंग्लिश मिलाकर। चलिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कितने लैंग्वेज में कोई गाना गा सकता है? हिंदी और इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज है, में गाया होगा, इंग्लिश में गाया होगा, भोजपुरी में गाया होगा, असामीज लैंग्वेज, और बंगाली में गए। 4 में तो लोग जाते ही जाते हैं बॉलीवुड वाले। 40 भाषाओं का सर उनको नॉलेज था, 40, और 40 भाषाओं में वो गाना गाते थे, 40+ लैंग्वेजेज में। यस। आप गेस करिए कि कोई सर कितना इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, जैसे बांसुरी हो गया, कितने इंस्ट्रूमेंट उनको आते होंगे बजाने? एक गिटार का मैं प्रयास कर रहा हूं, आज तक नहीं हो पाया। 13 इंस्ट्रूमेंट पे गजब का कमांड था उनका।
ये वो आदमी है सर, और इस आदमी ने आदमी कमाए हैं। ये होता है सर ब्रांडिंग। यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ सीखने के लिए मिल सकती है आपको। मैं बहुत नतमस्तक हूँ उनका जो टैलेंट था। सीधे आई थे कि आप उनको भगवान कहीं अवतार मानिए, जिस तरह का वो कला लेके आए थे। या अली गाना जो मूवी में बहुत चला, आवारापन में बहुत सारे उनके हिट गाने दिए उन्होंने। बॉलीवुड तो चलो ठीक है, वहाँ पे तो वो बहुत डिस्प्यूटेबल मैटर है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन वो जो वो चीज़ थे, एक कमाल की शख्सियत और एक कमाल की पर्सनालिटी, और जिस हिसाब से उन्होंने किया है दैट इज़ रियली गोइंग टू चेंज द होल कोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। ये खान सर इतना जल्दी वायरल हो रहे हैं क्योंकि देखिए आप सेल्स की बात कर रहे हैं जी। फिजिक्स वाला में हमारे अलग पांडे सर हैं, वो वायरल हो रहे हैं। ये लोग भी क्या सेल्समैन हैं, ये बताइए पहले। सर ये देखिए, खान सर के साथ तो आपने खुद ही पॉडकास्ट किया है। हाँ, किया है। और ये सेल्समैन है या नहीं है, मैं तो ये बताना चाहूँगा कि टीचर्स कम्युनिटी में इन दोनों को लेकर डर बड़ा रहता है। खान सर आ गए, अब कोचिंग बंद हो गया, फिजिक्स वाला आ गया, कोचिंग नहीं चलेगा, और ये हो भी रहा है। आप देखिए खुद हो रहा है ना, कोचिंग्स जो ऑफलाइन कोचिंग्स थी, आप तो खुद कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से आपको लोग जानते हैं, आपके पास तो अच्छा डेटा है उसका, ठीक है। तो ये सेल्समैन तो सर मैंने एक ही लाइन में बोल दिया कि जो आदमी व्यापार कर रहा है उसको सेल्समैन बनना पड़ेगा। आपको बिजनेस है तो बेचना तो पड़ेगा ही। आप अपने टीचर्स को लेके आ रहे हैं, आप कम्युनिटी बना रहे हैं, बिजनेस बना रहे हैं, तो सेल्स तो करना ही पड़ेगा, नो डाउट इन दैट। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे जो आपके टीचर्स हैं उनके काम का ये हो सकता है कि सर हम कैसे अपने बिजनेस में बढ़ाएं, क्योंकि हमको तो इफेक्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा मौका है कि वो उन्होंने क्या क्या किया, आप उसको समझिए। कम वैल्यू में, कम पैसे में एक मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट वो देते हैं। फिजिक्स वाला अगर चल रहा है तो सर, तो उसकी जो कोचिंग्स की फ़ी है, जो दिखाता है कि भाई अगर आप ऑफलाइन में जाओगे तो इतना, हम वही चीज़ आपको उससे बेटर टीचर में इतना प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि उससे ज़्यादा वैल्यू का प्रोडक्ट उससे कम पैसे में आप प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। खान सर का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है सर, वो है उनका इमोशन, प्लस इकोनॉमी क्लास का वो टिकट वो तो सेल करते हैं, बहुत कम 200 रुपये में सर टिकट है उनका, 200 रुपये टिकट साइज है। और वही बोलते हैं कि जीएसटी वगैरह सब कुछ काट दीजिएगा तो 100 रुपये। मैं 90 रुपये 100 रुपये में पढ़ा यार कमाल का आदमी है भाई, कमाल के आदमी है, कमाल के पर्सन है सर। और आपसे तो हमेशा उनके बारे में सुनने के लिए मिलता ही है। लेकिन कहने का मतलब कि अगर आप अपने चीज़ों को लेकर, और उनको भरोसा भी है सर कि ये चीज़ें 100 रुपये की मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका वैल्यू 100 रुपये का, इसका वैल्यू तो ऐसा है कि भाई देखिए सिलेक्शन का लाइन लगा हुआ है, वैल्यूएबल है। लेकिन उनका विजन, उनका स्टोरी टेलिंग, उनका इमोशनल कनेक्शन, अभी जो राखी पे हुआ था, इतने राखी उनकी बांधी गई कि विश्व रिकॉर्ड बन जाता है, हर बार बनता है। और ऐसे लोगों को पढ़ाते हैं, ऐसे गांव के बच्चे बच्चियों को पढ़ाते हैं जिनका और किसी तरीके से कुछ नहीं हो सकता, उनको वो सर्विस देते हैं। तो पूरा देश उनके साथ कनेक्टेड है। उनके वीडियोस ऐसा नहीं कि जो सर मैं भी देखता हूँ उनके वीडियोस हर कोई देखता है, ऐसी ऐसी चीज़ों पे बात करते हैं। देखिए नेपाल में जो राइट्स हुआ था, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया उन्होंने, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया भाई। जो ट्रेन की एक वीडियो बनाई थी जो करोड़ों में व्यू है, कि ट्रेन में जो बॉगी होता है उसका नंबर होता है, उसका क्या होता है, ये लगा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, किसी को नहीं पता है भाई। वो एक्सप्लेन किया उस बंदे ने। कई लोग उन पे ब्लेम करता है। मैंने कई ऐसा टीचर को जानता हूँ पर्सनली जो खूब बोलता है अरे खान सर को क्या आता है। तो आप क्यों नहीं बनाते वीडियो? आपके पास भी मोबाइल है, आपके पास भी माइक है, ये चीज़ किसके पास नहीं है सर? लेकिन अगर कोई आदमी एफर्ट डाल रहा है, मेहनत कर रहा है, वो चीज़ों को जुटा रहा है, पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, केस स्टडी, आप तो खुद रिसर्च करते हैं तो रिसर्च का पता तो कितना टाइम लगता है। इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग जॉब, बहुत टाइम लगता है। और वो सारे नॉलेज, माइंड बहुत जानते हैं, माइंड बहुत उसमें मतलब बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ हेडक हो जाता है। वो हेडक ले करके, जिसका कोई टॉपिक नहीं है, वो आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी वो बताते हैं कि नहीं अवेयरनेस के लिए देश जानना चाहता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना सर, घटनाएं घटती है ना, वहाँ पे देश किसी को सुनना चाहता है, वो विकास द्विवेदी को सुनना चाहता है, वो खान सर को सुनना चाहता है, वो लोगों का राय चाहता है, राइट। अभी देखिए कुछ दिन पहले हम लोग दिल्ली में पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, कुछ दिन पिछले सीजन में दिल्ली में बेसमेंट में फ्लड आया था, जिसमें एक बेसमेंट में इतना पानी भर गया कि बेसमेंट में जितने बच्चे पढ़ रहे थे वो उनकी डेथ हो गई थी, 1-2 बच्चे की डेथ, और वो किसी और ही कोचिंग के अंदर हुआ था। लेकिन सारा का सारा जो फोकस था मीडिया का, वो था कि विकास द्विवेदी सर को जवाब देना चाहिए, और उस बंदे ने तुरंत स्टेप भी लिया, वहां से अपना पूरा सिस्टम ही हटा दिया, एग्जैक्टली, और नया ब्रांच शिफ्ट कर दिया नोएडा में, एग्जैक्टली। ये सर होता है लीडरशिप। विकास द्विवेदी सर को तो मानना पड़ेगा, ही इज अ मैन ऑफ मोरल, ही इज अ मैन ऑफ एथिक्स, नो डाउट अबाउट इट। अमेजिंग सर।
आप नहीं कह सकते, उन पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा नहीं लगा सकते। तो वो कमाल के एक इंसान और है हाँ। आनंद कुमार सुपर 30, उन पर भी मैं आपका टेक जानना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहते हैं? सर आनंद कुमार के बारे में क्या कहें, वो सब तो भगवान के ही अवतार हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ही इज जस्ट, वैसे भी हमारे धर्म में तो गुरु को भगवान का ही दर्जा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरु ही है, मम्मी पापा तो हैं ही नो डाउट, उनका तो आप जो है कर्ज नहीं उतार सकते, लेकिन ज़िंदगी में अगर कुछ सर करना कोई सिखाता है, कुछ हमें इस लायक बनाता है जो हम अपना कमा सकें, अपने परिवार का वो कर सकें, तो वो गुरु बनाता है। हमें शिक्षा देता है, हमें चलना सिखाता है, हमें हर चीज़ हमें करता है। तो आनंद कुमार इज़ अ फैंटास्टिक टीचर। उनके तो ऊपर सुपर 30 मूवी भी आई थी, अमेजिंग मूवी, अमेजिंग दिखाया गया, लेकिन उनका लाइफ वाकई में उससे भी ज़्यादा सिंपल है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। मुझे लगता है कि बिहार के धरती पे जिस आदमी ने इतना फेम और इतना नेम कमा लिया हो, इतना पद्मश्री मिला है उनको, उस इंसान के लिए इस तरीके से सभी शिक्षाविदों का पद्मश्री कभी भी मतलब किसी गलत सोर्सेज से जैसे हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। शायद कभी कभी मैं सुनता हूँ कि कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को पद्मश्री मिल जाते हैं, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करने जा रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन इतना भरोसा है कि आनंद सर को पद्मश्री मिला होगा तो उनके कंट्रीब्यूशन को लेके ही मिला होगा। एग्जैक्टली ही हैज डन वंडरफुल कंट्रीब्यूशन। और उनके आज पढ़ाए हुए बच्चे किस देश में नहीं है सर, किस देश में नहीं है। तो वैसे टीचर एक मानवता के मिसाल हैं और वहां से हमें सीखना चाहिए, और उनसे भी यही सीखना चाहिए कि भाई कि जो अपना प्रोडक्ट है उस पर काम करें। बिजनेस पर मैं बात करूं, अलग पांडे पीडब्ल्यू का बिजनेस को कैसे 8,000-10,000 करोड़ की कंपनी बन जाना, ये थोड़ा सा बताएंगे, ये कैसे इतना जल्दी, मतलब इतना तेजी से 8,000 करोड़, थोड़ा धीरे ये लोग नहीं चल सकते हैं स्टार्टअप्स वाले? क्या मतलब इतना हड़बड़ी क्या लगी है कि आज खोलो 2 साल के अंदर 8,000 करोड़ पे पहुंच जाए, ऐसा कैसे संभव है? वैसे सर, वैसे तो हमें प्राउड फील करना चाहिए क्योंकि हमारे देश में यूनिकॉर्न की संख्या 118 पहुंच चुकी है। और आज का ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो हमारे देश में 118 यूनिकॉर्न्स है। और यूनिकॉर्न्स वो चीज़ होती है, वो कंपनी को कहते हैं जिसका जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से ऊपर हो जाता है। $1 बिलियन की जब कंपनी बन जाती है तो उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। और ये जो आंकड़ा है सर, ये बहुत तेजी से बढ़ा है और हम पूरे विश्व में 3रे नंबर पे हैं यूनिकॉर्न में। अरे वाह! पहले पे अमेरिका है जो 700 से ज्यादा यूनिकॉर्न रखता है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे इंडिया। बहुत जल्दी 1 पे भी आएंगे। और फिजिक्स वाला इज वन ऑफ द यूनिकॉर्न सर। फिजिक्स वाला एक यूनिकॉर्न, यानी कि अगर उसको देखें तो 7500 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन हो गया ना। $1 बिलियन का मतलब कितना हुआ? 8,000 करोड़ को माना जाता है, लगभग 8,000 करोड़। 7500 जब 75 था तो अभी मान लीजिए रेशियो का जो डॉलर का रेशियो हो गया, तो मान के चलिए कि 8,000 करोड़ से ऊपर, तो वो प्राउड फील करते हैं। और फिजिक्स वाला का जो बिजनेस मॉडल है सर वो ही है एडटेक, एजुकेशन से निकल करके एडटेक, यानी कि टेक्नोलॉजी को माध्यम बनाते हुए एजुकेशन को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहा है पीडब्ल्यू। नहीं, मेरा सवाल वो तो मैं समझ गया। हाँ। ये 2 साल 3 साल में 8,000 करोड़ धीरे क्यों नहीं चलते ये लोग? इसको थोड़ा समझाइए सर। देखिए सामने से क्या होता है ना, इनकी कहानी अगर आपको समझनी है तो आपको चाइनीज बैम्बू ट्री का कहानी अच्छे से पता होगा, जो कि अपने रूट्स को डेवलप करने में ये लोग बहुत टाइम लेते हैं, बट एक बार जब दिखना शुरू करते हैं तो फिर वो छप्पर फाड़ देते हैं। फिजिक्स वाला का स्ट्रगल, अलग पांडे सर का स्ट्रगल कोई आज का नहीं है, बहुत लंबे समय से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और उन्होंने जो स्ट्रगल देखा है वही चीज़ें जो सफलता में बदलती है, तो वो दिख भी रहा है। और सर उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, उनकी इमोशनल जो चीज़ें वो करते हैं बहुत बड़ा रोल होता है। और उनके, मैं हालांकि अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, बहुत सारे चैनल्स भी हैं सर उनके, मोर देन हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स है, 100 ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट है, 100 प्लस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। एक अंतर लेकिन मैं जरूर बताना चाहूँगा, जानना चाहेंगे सर? बताइए कि दूसरे टीचर और दूसरे बिजनेस क्यों नहीं सफल हो पाते और ये इतना जल्दी कैसे हो गया? ये बताइए। ये इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि मैंने देखा है सर कि जो बिजनेस होते हैं ना, खास करके एजुकेशन में, वहां पर मैंने ये पाया है कि वहां पे कुछ ऐसे ब्रांड के फिगर होते हैं, जैसे आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, विकास सर को ही मान लीजिए, उनकी ही कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जो इनकी एकेडमी है दृष्टि IAS, उनके बहुत ज़्यादा टीचर्स की मैं अगर नाम पूछूंगा कि भाई उनके यहाँ कौन कौन टीचर है, तो आप नहीं बता पाएंगे। खान सर का खान ग्लोबल है, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और भी बहुत सारे कंपनी है, एलन है, और भी दुनिया भर का यहाँ पे है। लेकिन मैक्सिमम एडटेक में देखा जाता है कि वहाँ पे दूसरे टीचर्स की ब्रांडिंग पे उतना जो है ना एफर्ट नहीं डालते हैं कंपनी वाले। लेकिन सर पीडब्ल्यू एक ऐसा कोचिंग है जहाँ पे हर टीचर एक ब्रांड है, हर टीचर के नाम पे यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, हर टीचर का पर्सनल ब्रांडिंग है, हर टीचर की फैन फॉलोइंग है, टीचर को नाम से बच्चा जानता है। फिजिक्स वाला के पास नहीं पढ़ रहा होता है, तो वहाँ पे टीचर्स भी एक ब्रांड है सर, वहाँ हीरो है। ऐसे है, बहुत खतरनाक चीज़ है पीडब्ल्यू। ये तो बड़ा कमाल का काम वो कर रहे हैं। अब देखिए, लीडर क्रिएट कर रहे हैं, लीडर क्रिएट कर रहे हैं ना। और आप सर ऊपर तभी उठेंगे जब आप अपने जैसा लीडर खड़ा करेंगे।
एक अभिषेक श्रीवास्तव मिलकर कुछ नहीं कर सकता, एक नीतीश प्रकाश सूर्या कुछ नहीं, नहीं कर नहीं हो पाएगा। पाएगा। जब आप अपने जैसे लीडर्स क्रिएट करते हैं, आप अलग पांडे हैं, आप और अलग पांडे क्रिएट करने लगते हैं ना, तो आप फिर ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसी कारण से दूसरे स्टार्टअप को जहां पे 4 साल 5 साल 6 साल लग जाएगा, वहां पे इन्होंने 2 साल 3 साल में इतना ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने पॉइंट किया है। अच्छा, आपकी एक बुक है बदलाव सोच में बदलाव जीवन में, जी। तो ये बुक लिखने का आइडिया कहाँ से आया सर? सर बुक लिखना हालांकि इट्स अ वेरी मैं कहूँ एक प्रेस्टिजियस काम है, एक अपने आप को, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट टीडियस टास्क्स। एब्सोल्युटली टीडियस भी है ये, उतना ही एब्सोल्युटली ये टीडियस काम भी है, बहुत लंबा समय मांगता है, डेडिकेशन मांगता है। और मैंने तो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया था। मैंने ये बुक हिंदी में पब्लिश किया था, और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत कम ही इसके पेजेस जो खुद हाथ से लिखे हैं, बट गूगल के वॉइस नोट्स का इस्तेमाल करके लोग वैसे ही मैं लिखते लगातार टाइपिंग करता था, फिर अपने दोस्तों के साथ बैठ के ग्रुप बना करके इसकी प्रूफ रीडिंग किया करता था। और इसमें कंट्रीब्यूशन है मेरे उन डायरीज़ का। मैं डायरीज़ काफ़ी समय से लिख रहा हूँ, लगभग 17 साल से मैं डायरीज़ लिख रहा हूँ। Okay. तो डायरीज़ में जो लर्निंग रही, उसके बाद जो अभी मैंने अपने ट्रेनिंग करियर में जो सीखा, उन सबको एक तरह से कंपाइल किया और उसको एक बुक के फॉर्म में एक प्रेजेंट किया। तो मुझे कई लोगों ने, अपने जो मेंटर्स हैं, उन्होंने सजेस्ट भी किया था कि जो नीतीश आप जिस प्रोफेशन में है, यू शुड पब्लिश योर बुक। मैंने भी बहुत पहले भी आपको कहा था, तो आपने कहा कि नहीं सर। एब्सोल्युटली, मैंने यू आर वन ऑफ द दोज पर्सन ऑल्सो। क्योंकि सर ये जैसे आप ट्रेनिंग देने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग की ड्यूरेशन बहुत छोटी होती है, 1 घंटा 2 घंटा आप समय बिता पाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऑडियंस होते हैं, लर्नर्स होते हैं, जो आके पूछते हैं कि सर मुझे तो सर बड़ा मजा आया, मुझे सीखने का मन कर रहा है, मैं क्या करूँ। तो उस केस में अगर आपके पास कुछ देने के लिए रहता है, अगर आपके पास बुक है, आप उनके पास बुक प्रोवाइड कर दिया आपने, तो फिर वो आपसे जुड़े रहेंगे। तो इस कारण से भी मैं ट्रेनिंग्स में अपने बुक को बेचा करता था। हालांकि बेचना नहीं पड़ता, फिर अगेन सेल्समैन तो बनना ही पड़ेगा सर, बिना सेल्स के तो कुछ होगा नहीं। तो वहाँ पे आप ट्रेनिंग में अगर जो भी ट्रेनर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई कोचेज इस तरह का वीडियोस देख रहा है, तो आप जरूर अपनी बुक पब्लिश को इसको सीरियस ले सकते हैं। ये आपके ब्रांडिंग में एक अहम रोल निभाता है। अगर आपके नाम से 1 बुक या 2 बुक, मैं दूसरी बुक लिख रहा हूँ, आई थिंक आप 3 बुक पब्लिश कर चुके हैं, आप चौथी बुक पे काम कर रहे हैं, और इतना बड़ा टारगेट भी ले लिया है कि 100 बुक लिखना है। बिल्कुल, मैंने तो ये टारगेट ले रखा है कि मुझे 100 बुक्स लिखनी है अपने जीवन काल में। तो जो मुझे समझ आ रहा है कि 3 किताबें मेरी हो गई हैं, 2 किताबें अभी और आ रही हैं। सही बात है। 3 2 5 हो जाएगा, बाकी 25 का टाइटल सोच के रखे हुए हैं। क्या बात है भाई, अमेजिंग। वहां तक का मेरा टाइटल बना हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पर बुक आने वाली है। तो ये इतने सारे टाइटल्स आप किस किस टॉपिक पे लिखना चाहें? मैं तो ये होस्ट बन के मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये इट्स आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट कि आप ये 3 बुक ऑलरेडी लिख चुके हैं। आदमी सुन के ही डर जा रहा है कि भाई ये 100 बुक मतलब कि पागल करिएगा क्या? तो ये कैसे सर पॉसिबल? देखिए, ये मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है ना। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि आपका भी यही अनुभव हो, हर किसी का अनुभव अलग होता है। बिल्कुल। और ऐसा विवेकानंद भी कहे हैं कि अनुभव से बड़ा शिक्षक कोई शिक्षक नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो मेरा अनुभव दर्द है, सफरिंग है, ये मेरा अपना अनुभव है। अगर मेरी जिंदगी में पेन नहीं होता, अगर मेरी जिंदगी में फेलियर नहीं होता, मेरी जिंदगी में रिजेक्शन नहीं होता, मेरी ज़िंदगी में बिट्रेयल नहीं होता, मेरी ज़िंदगी में ब्रेकअप नहीं होता, मेरी ज़िंदगी में रिजेक्शन नहीं होता, मेरी ज़िंदगी में आप कह लो कि सफरिंग नहीं होती, तो मैं इतनी बुक्स को लिखने के स्थिति में नहीं रहता। ये फैक्ट है। और जितने भी बुक्स का मैं टाइटल बता रहा हूँ, उससे मेरा अपना पर्सनल स्टोरी मैं अभी यहाँ पर बताता हूँ। मेरे फादर से कभी भी अच्छा रिलेशन नहीं रहा, इसलिए मैं एक बुक लिख रहा हूँ जिसका नाम है बैड फादर। जी, बैड फादर उसकी टाइटल होगा। अभी मैंने यहाँ डिस्क्लोज कर दिया, लेकिन मैं आपको बताऊँ उसका टाइटल रहेगा बैड फादर। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो उस गर्लफ्रेंड ने मुझे चीट किया था, तो मैं एक बुक और निकाल रहा हूँ, योर गर्लफ्रेंड इज माइन। ये मेरा टाइटल है, क्योंकि मेरे साथ ऐसी घटना हो चुकी है, तो मैं उस पर एक किताब निकाल रहा हूँ। फिर पेरेंटिंग मेरी बहुत ख़राब हुई है, पेरेंटिंग को मैंने समझा है, सीखा है लोगों से और दुनियादारी से उसको ऑब्जर्व किया है। मैं खुद अभी तक पेरेंट नहीं हूँ, लेकिन स्टिल पेरेंटिंग पर मुझे एक बुक लानी है। उसके बाद बच्चों के एग्जामिनेशन का वर्कशॉप मैं कराता हूँ, जिससे बच्चे अपने स्ट्रेस को बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर सकेंगे और अच्छा स्कोर कर सकेंगे। हाउ टू स्कोर मोर इन एग्जाम्स, एंजॉय योर एग्जाम्स के नाम से हम लोग शुरू करते हैं इसको। ओके, ठीक है। तो उस पर भी मुझे एक बुक लिखनी है। ठीक है। क्या बात है? हाँ, कि बच्चों को एग्जामिनेशन में हेल्प हो सके। उसके बाद मेरे को बुक लिखनी है जितने भी बिहार के लोग, 50 ऐसे लोग, ठीक है ना, 10 अलग अलग फील्ड से, 10 करके 5 6 7 8 फील्ड से, उस बुक को लिखनी जिसमें बिहार के
एकदम बिहार के जो जियो हो बिहार के लाला, अच्छा। हाँ, तो वैसे सारे लालाओं का मुझे कहानी लिखनी है जो अनयूजुअल स्टोरी है। क्या बात है। ठीक है, तो उस बुक का मैंने टाइटल अभी दिया है द बिहारी रोर्स। द बिहारी रोर्स, ROARS। अमेजिंग टाइटल। हाँ, इस तरीके से करके देन आफ्टर मुझे एक सॉफ्ट स्किल्स पर भी बुक लिखनी है। राइट, जो सॉफ्ट स्किल्स को मैंने अपने आप में डेवलप करा है, तो मेरे को एक सॉफ्ट स्किल्स पर भी बुक लिखनी है, तो वो वाली बुक मेरे को लिखनी है। उसके बाद मेरे को एक बुक लिखनी है इस विषय पर, मेरी खुद की लाइफ पर, मेरी अपनी खुद की बायोग्राफी। वो अभी लिखूंगा नहीं, लेकिन वो तय है कि अपनी एक बायोग्राफी में लिखूंगा, उस पर अभी मुझे बुक लिखनी है। उसके बाद मार्केटिंग पर मुझे बुक लिखनी है, पर्सनल ब्रांडिंग पर बुक लिखनी है। तो ये सभी चीज़ों पे मुझे बुक लिखनी है, और मैं बुक तभी लिखूंगा जब मैं उसको मैं इंप्लीमेंट कर लूंगा। राइट, और फिर जब मुझे प्रॉफिट मिलेगा, उससे मुझे सक्सेस मिलेगी, तभी मैं लिखूंगा। क्या बात, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आई वांट टू कांग्रेचुलेट कि आपने इतना बड़ा एक पहाड़ जैसा टारगेट सेट किया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर इसको आप बहुत सक्सेसफुली कर भी पाएंगे, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो और कौन इंसान कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वापस आप मुझे होस्ट बनने दीजिए, मेरा काम मुझे करने दीजिए। ले अपनी कंठी माला। चलिए सर, कुछ सवाल सर मैं और चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक ऑनेस्ट सवाल मैं हाँ, पूछना चाहूंगा कि क्लाइंट को क्लोज करना आपके लिए आसान रहा है या किसी लड़की को प्रपोज करना? क्योंकि अभी आप सिंगल हैं, यू आर द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ इंडिया, तो क्लाइंट को क्लोज करना आपके लिए आसान रहा है या लड़की को प्रपोज करना? यार ये लड़की को प्रपोज, अरे बता दीजिए, शर्माइए नहीं। भाई जी कोई देख रहा है तो मैसेज कर देना यार, ठीक है? अपने से प्रपोजल वगैरह नहीं हो पाता है। इट्स रियली वन ऑफ द टफेस्ट जॉब इन द एंटायर वर्ल्ड। लोग कहते हैं तो ऐसा गलत नहीं कहते हैं, सब चीज़ एक तरफ, और किसी महिला को या फिर फीमेल को जाकर के अपने दिल की बात बताना, वो एक तरफ, अपने दिल का बात बताना, इसलिए आज तक सिंगल है। और मुझे भी, क्योंकि कहते हैं कि सर सेल्स में कोई लेवल नहीं होता, आप हमेशा नेक्स्ट न्यू बेटर के रूप में बढ़ते रहते हैं। तो ये वाला सेल्स का कुछ कोर्स अगर कुछ मिलता हो तो चलिए बढ़िया कर रहा है। ये कोई सेल्स अगर होता होगा तो बताइएगा, तो मैं जरूर वो चीज़। क्लाइंट क्लोज करना मेरे लिए कभी मुश्किल नहीं रहा, और 10 में से 9 क्लाइंट्स क्लोज हो ही जाते हैं सर। एक सवाल और है, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं पर ट्रेनिंग देने के लिए गए हो, एक मोटिवेशनल सेमिनार हो गया या कोई सेल्स का सेमिनार हो गया, ठीक है, और वहाँ का HR इमीडिएटली बोला कि सर मैं अभी जॉब रिजाइन कर रहा हूँ और आपकी तरह सेल्स ट्रेनर बनूंगा, तो ये अरे हुआ भाई है? साहब, ये मेरे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। इंसिडेंट तो नहीं हुआ था। हाँ। मेरा एक प्रोग्राम चलता है सर, 10x सेल्स विद सूर्या। ओके। 10x सेल्स विद सूर्या, जिसमें मैं बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, 10x का मतलब ही वही हुआ कि आपको बढ़ाना है, बिजनेस को बढ़ाना है, सेल्स को बढ़ाना है। तो वहाँ पे मैं प्रोग्राम करने गया था, और उन्होंने प्रोग्राम लाइनअप किया था, उन्होंने बोला भी था कि सर देखिए, मतलब कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि जिसको पता है ना सर कि ये पेन पॉइंट मेरे कंपनी में है, और आप जाके उसको मोटिवेट कर दिए कि भाई ये है, एम्प्लॉय का कल्चर ये होता है, और उसको लगा कि जितना चीज़ बता रहा है सब मेरे कंपनी में नेगेटिव है। तो अब क्या होता है कि देखिए, हमें कोई काम करने के लिए कोई ट्रिगर चाहिए होता है। गुस्सा कैसे होता है आदमी, जब उसके साथ नॉर्मल भरा रहता है, कुछ ट्रिगर कोई कर दिया, तो उसी तरह से कोई ट्रेनर आके ट्रिगर कर दिया और उसको रियलाइज़ कर दिया कि भाई तुम अभी तक यहीं तक थे। तो एक कंपनी में ऐसा हुआ था कि मेरे ट्रेनिंग के विद इन 1 वीक 4 रेजिग्नेशन आ गई थी, ठीक है? 4 लोगों ने रेजिग्नेशन डाल दिया था। हाँ, तो ऐसा होता है कई बार, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी में किसी आदमी का छोड़ना, कोई आदमी अगर कंपनी छोड़ रहा है तो हमेशा ये खराब नहीं होता है। अगर उस कंपनी का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है तो भी उसको छोड़ देना चाहिए, या फिर उस एम्प्लॉय का ग्रोथ रुक गया है तब भी उसको छोड़ देना चाहिए। और अच्छे से आप अपने कंपनी में एग्जिट इंटरव्यू होता है, एम्प्लॉय को जाने से पहले आप एग्जिट इंटरव्यू लीजिए, भाई क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्या फीडबैक है, बाकायदा उसको डॉक्यूमेंट कीजिए, और उसको उसके ग्रोथ के लिए और अपने कंपनी से खुद ग्रोथ के लिए आप दोनों को कनेक्ट कीजिए, उसको जाने दीजिए ना। क्या पता उससे आपको बेहतर बंदा इंतजार कर रहा हो, जब तक वो पोजीशन भरा रहेगा तो आप उसको ले नहीं पाएंगे। इसीलिए एम्प्लॉय का जाना कभी मैं खराब नहीं मानता, लेकिन हाँ वो बेटरमेंट के लिए होना चाहिए। तो ऐसा होता है सर। हाँ, उस कंपनी में फिर से ट्रेनिंग प्रोजेक्ट नहीं मिल पाया मेरे को। अच्छा, आपकी अगली बुक शायद आ रही है, बदलाव हेयर स्टाइल में, बदलाव प्रोफाइल पिक्चर में, ऐसी कोई बुक आ रही है? क्योंकि हेयर आपकी तो रही नहीं, हेयर रही नहीं। तो इसलिए पूछ रहा, ऐसी कोई बुक आ रही है क्या? नहीं, ऐसी कोई बुक नहीं आ रही है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे ये लोगों का एक रहता भी है कि अरे आई एम वेरी कॉन्शियस टू माई बॉडी, ठीक है, बट मैं
मेरा लाइफ ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से स्टिक होकर रहना पसंद नहीं करता। तो मैं कभी दाढ़ी सेव करवा लूँगा, कभी बाल वो कर लूँगा, कभी ये कर लूँगा। आई एम नॉट, मतलब कि मैं हैबिचुएटेड नहीं हूँ कि मैं किसी एक लुक से अटैच रहूँ। बाकी तो कुछ कारण था जिसके कारण से बाल को दान करना पड़ा, वो अलग बात है। वैसे लुक कैसा लग रहा है सर, आप बताइए। एकदम खतरनाक सर, खतरनाक। थैंक यू सो मच। कहना ही नहीं है, आपके लुक्स का कोई सानी नहीं है। कुछ एक दो क्वेश्चंस मैं और लेना चाहूँगा चलते चलते। आप 3 कोई किताब बताएं जो हर इंसान को पढ़नी ही चाहिए। अगर वो 3 किताब वो नहीं पढ़ा तो उस इंसान जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, मैं देखिए इसमें मेरी जो राय है थोड़ी भिन्न है। मैं तो हालांकि रिकमेंड करने के लिए रिकमेंड कर दूंगा। पर्सनली मैं एक बुक बड़ा पसंद करता हूँ और बहुत छोटी सी बुक है, 5 रुपए की आती है सर सिर्फ। ठीक क्या है, नाम है? उसका नाम है हनुमान चालीसा। अच्छा, ठीक हनुमान है, चालीसा। तो हनुमान चालीसा का एक नॉर्मल वर्जन आता है और एक आता है उसके अर्थ सहित। एक ऐसा हनुमान चालीसा आता है जो कि आई थिंक गीता प्रेस से पब्लिश होता है। गोरखपुर से। हाँ, तो गीता प्रेस गोरखपुर से पब्लिश होती है हनुमान चालीसा विथ मीनिंग। उसका जो उसका भावार्थ भी है, शब्दार्थ भी है। क्योंकि मुझे लगता है कि हनुमान जी को भी बहुत ज़्यादा एक समय मोटिवेट किया गया था। अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है, भगवान है वो। अरे वो पहले दास हैं, बिल्कुल, जो देवता बन गए, पहले दास कोई नहीं बना है। सही बात है। तो मुझे लगता है कि वो किताब अपने पास जरूर रखिए और उसमें इतनी बेहतरीन चीज़ें बताई गई हैं, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना आपको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा भी रहेगा। दूसरी किताब है जो मैं सेल्स और मार्केटिंग में रेफर करना चाहूँगा सर। बिल्कुल। वो हालांकि बहुत स्टैंडर्ड बुक है जिसका नाम है ओगिलवी ऑन मार्केटिंग। हाँ, ये बहुत ओगिलवी तो खैर इंटरनेशनल ब्रांड है। तो इंटरनेशनल बुक है ये ओगिलवी ऑन मार्केटिंग। मेरा बहुत वन ऑफ द फेवरेट बुक है, जिसमें मार्केटिंग करना कैसे और ब्रांड बनता कैसे, ब्रांड इमेज क्या होता है, ब्रांड की पोजीशनिंग कैसे होती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है सर कि अपने डिजिटल मार्केटिंग में पैसा उनका बर्न होता है। हालांकि बहुत ही सेपरेट टॉपिक है, इस पर तो एक डिफरेंट पॉडकास्ट ही चाहिए। लेकिन ये सेल्स में मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बिजनेस चला रहे हैं तो आपको मार्केटिंग करना होगा। बिना मार्केटिंग के आप नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन मार्केटिंग में पैसा बर्न इसलिए होता है सर क्योंकि उसका ब्रांड नहीं बना होता है। मार्केटिंग है लोगों तक पहुंचने का जरिया, एक रीच को बढ़ाने का जरिया। जब वो रीच बढ़ाते हैं और लोग आपके पास आता है और देखता है कि यार ये तो बड़ा कुछ है ही नहीं इसके पास। जैसे सपोज करिए कि आपने इस स्टूडियो का बहुत अच्छा मार्केटिंग कर दिया, लाख रुपए महीने के बर्न कर रहे हैं और यहाँ पे ना कैमरा सही है ना कुछ भी सही है, तो आपको डील नहीं मिलेगा ना। जो ब्रांड होता है इट इज एसोसिएटेड विथ ट्रस्ट। बिजनेस में ट्रांजैक्शन कब होता है? जब आप कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। मार्केटिंग तब तक काम नहीं करता जब तक आपका ब्रांड बिल्ड नहीं होता। इसलिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग साथ में आपको करनी चाहिए। और ब्रांडिंग करने का अच्छा तरीका यह भी है कि आप जो प्रॉमिस करें वो डिलीवर करें। सर सबसे बेहतरीन, ये सबसे सिंपल फॉर्मूला भी है ट्रस्ट बिल्ड करने का। तो ये 2 बुक हो गया। ब्रांड प्रॉमिस की बात कर रहे हैं। थर्ड बुक बताइए। थर्ड बुक आप कोई भी ले सकते हो। आप अगर स्टूडेंट लाइफ में हो सर तो मैं आपको एटॉमिक हैबिट रेफर करना चाहूंगा। हैबिट बिल्ड करने के लिए बेस्ट बुक है। तीनों ही किताब आपने कमाल की बताई। हाँ, और बाकी अगर आप एटॉमिक हैबिट्स मैंने पढ़ रखा है, बहुत हनुमान चालीसा मैंने नहीं पढ़ा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सेकंड बुक ओगिलवी मैं भी आज ऑर्डर कर लूंगा। ऑर्डर कर लीजिएगा सर, थैंक यू सो मच। बाकी तो इट्स अप टू चॉइस, क्योंकि बुक सर मुझे लगता है कि बुक वो जो चीज़ें रहती हैं बुक में बातें बताई गई हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसमें से क्या ग्रहण करते हैं, ये चीज़ होती है। अच्छा, एक रैपिड फायर करते हैं। हाँ। बहुत कम शब्दों में आपको बताना है। ठीक है। आपके लिए सेल्स एक शब्द में? सेल्स का मतलब दूसरों का हेल्प करना। ब्रांडिंग एक लाइन में? ब्रांड का मतलब होता है सर कि लोग आपके बारे में आपके पीठ पीछे क्या बता रहे हैं, उसी को ब्रांडिंग कहते हैं। आपकी सबसे बड़ी सीख? समय इज द बेस्ट टीचर। समय जो सिखाएगा कोई नहीं सिखा सकता। आपकी सबसे बड़ी असफलता जिसने आपको शेप किया? मुझे एक प्रोग्राम से धक्के मार के निकाल दिया गया था। क्या बात कर रहे हैं? मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था एक बहुत बड़े सेमिनार में, तो वो इंसिडेंट मेरी लाइफ को चेंज कर दिया था। तो ये कब की कहानी है? हो गया सर, काफ़ी टाइम हो गया। तो ये चीज़ें हो, देखिए सफलता असफलता। मुझे ये जानना है, आप थोड़ा बताएं कि ये कब की, 4 साल 5 साल 7 साल पहले की कहानी है? नहीं, आई थिंक ये 4 साल पहले की कहानी है। 4 साल 3.5 साल 4 साल हो रहा है। जैसे 12th फेल मूवी सर आपने देखा होगा, आई थिंक आप मनोज शर्मा सर को जानते भी होंगे। तो बात भी होती है आपकी। तो उनको भी बड़ा सेटबैक मिला था, तभी तो उतना बड़ा कर पाए थे। मैं एक और आदमी का नाम लेना चाहूँगा, नवनीत सिकेरा। उनको भी जब वो दिल्ली आए थे काम करने, उनको भी ऑफिस से धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया था।
ये तो आप नाम नहीं बताएं, कंपनी नहीं बताएं, लेकिन मात्रा तो बता सकते हैं। बस सर स्टेज पे मैं था और कुछ चल रही थी चीज़ें ऐसी, मीडिया के साथ कुछ घटना हो गई थी, फिर बोला गया कि हु आर यू टू डू दिस एंड मतलब पूरे चीज़ें बोलते हैं ना, जब समय कभी आपको ख़राब होता है, हालांकि समय तो ख़राब नहीं होता है, समय कुछ सिखाना चाहता है, तो घटना बिल्कुल 360 टर्न हो गई और मुझे ये करके कि भाई यू आर नॉट एलिजिबल टू डू दिस एंड दिस एंड दिस, और मुझे उसी समय बीच प्रोग्राम में मुझे बाहर कर दिया गया था। लेकिन वहाँ पे मैं बहुत उदास हो गया था, बहुत रोया भी था। और एक गुरु मेरे को मिले वहाँ पे, एक जो मिले और जिन्होंने बोला एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी उन्होंने बताई कि नीतीश, कोई तुम्हारा अहंकार तोड़ना चाहता है, क्योंकि कहते हैं सर कि जब आदमी को ठेस लगता है, उसका अपमान जब होता है, तो अपमान आदमी का नहीं होता है, उसके अहंकार को होता है, और उसको लगता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे किया गया, मैं तो इतना बड़ा स्पीकर हूँ, इतना जानता हूँ, NIT से पढ़ा हुआ हूँ, इतना काम किया हूँ, तो बड़ा ठेस लगता है। तो उसने मेरे को यही बताया कि भाई इस अहंकार को समझो और ये जो हुआ है इसको अपने पॉजिटिव के लिए बिल्ड करो। आज देखिए, आज इस पॉडकास्ट पे पहली बार अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि ये मैं घटना का, नहीं तो मैं कहीं जिक्र नहीं करता। देखिए, इस पर मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि टूटी टहनी ही पतवार बनती है, क्या बात, चिंगारी भड़क कर ही अंगार बनती है, और रौंदी गई है जिस मिट्टी को छोटी समझकर, और रौंदी गई है जिस मिट्टी को छोटी समझकर, वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है। क्या बात है सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और सही बोला आपने, और वो चीज़ तो है ही। और मेरी शुभकामनाएं तो आपके साथ है, और जिस पोजीशन पे आप आज हैं। दोस्तों, मैं बहुत लोगों का पॉडकास्ट करता हूं, लेकिन मैं आपको दिल से बता रहा हूं कि ये जो पॉडकास्ट हुआ है अभी, ये शानदार हुआ है, ये ज़बरदस्त हुआ है, और आपको भर भर के वैल्यू मिलेगी इसमें। और मुझे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मुझे कुछ सिखा पाते हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। यस, यू आर वन ऑफ देम। बहुत कम लोग हैं, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मुझे कोई इसमें अहंकार की बात नहीं है, क्योंकि सर मैं अलग अलग ट्रेनिंग कोर्सेज परचेज करके मैं पागल हो गया, मेरा टाइम का वेस्ट हो गया। तो 2 आदमी का मैं नाम लेता हूं कि जिनको मुझे लगता है कि वो लोग मुझे सिखा सकते हैं। एक तो अरिंदम चौधरी सर है, जिनको मैं बड़ा प्रेम करता हूं, काफ़ी बातचीत है हमारी उनसे। एक संतोष नायर जी हैं। बाकी मेरे विषय में, जिस विषय पर मैं काम करना चाहता हूं, जिस विषय पर मैं अध्ययन करता, उस विषय में हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो मुझे पढ़ा पाएगा। ये मुझे पता है, क्योंकि मैं सबको देखता हूँ, यूट्यूब पर सबको देखता हूँ, किताबों से पलटता हूँ, वही चीज़ रिपीट करते रहते हैं लोग। लेकिन आज आपसे मिला हूँ तो मुझे बहुत नया कंटेंट मिला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। और चलते चलते एक छोटा सा मैं सवाल जरूर पूछना चाहूँगा, आप गांधी जी को मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को, ये बताइए। ये तो आपने बहुत अच्छा इंसिडेंट एक पूछ लिया, और ये इसमें बहुत एक सर, अगर आपके पास 2 मिनट टाइम हो तो मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस, हालांकि बहुत, ये तो दोनों सुपर हीरो हैं, सुपर हीरो, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। व्हाट मेड महात्मा गांधी आउटशाइन सुभाष चंद्र बोस? सर इसमें आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसमें उस चीज़ का उत्तर छुपा है कि कुछ लोगों के चैनल क्यों इतने बड़े हो जाते हैं, कुछ लोगों को व्यूज तक क्यों मिल जाता है, कुछ लोगों का नेटवर्क इतना बड़ा कैसे बन जाता है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर इस क्वेश्चन में छुपे हुए हैं आपके। प्लीज सर बताइए। जानना चाहेंगे? बिल्कुल सर। देखिए, आज के टाइम में मुझे लगता है कि अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप एक टीचर हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो सुभाष चंद्र जो बोस की जो फिलॉसफी थी वो था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने लोगों से क्या मांगा? खून मांगा। और खून सर लोगों के लिए बड़ी बात होती है, खून लोगों के लिए बड़ी बात है। जो गांधी जी ने बोला कि तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ खड़े रहना है, या फिर हम दिलाएंगे तुमको, हम दिलाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये बहुत बड़ा गेम चेंज है सर। अगर आप कोई चीज ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने ये पढ़ा है कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में बिल्कुल गांधी जी से बड़ा इन्फ्लुएंसर पैदा ही नहीं लिया। सही बात। लोग उनसे जुड़ जाते थे, क्योंकि वो कहते थे कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। आज इसका एग्जाम्पल आप अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन हमारे एक गुरु हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कि अभी चलाते हैं, बहुत पॉपुलर हैं वो क्या बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा कि वो क्या कहते हैं कि कुछ नहीं करना है आपको बस हाजिरी लगानी है, बाकी सब काम कौन करेगा? हनुमान बाबा करेंगे। और आप आए सर और आप बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें खून पसीने की मेहनत करनी होगी, तुम्हें तो परिश्रम करना होगा, तुम्हें तो दम लगाना होगा, तो वहीं लोग आपसे कहते हैं भाई तो बहुत काम करवाएगा यार, ये तो बहुत काम करवाएगा।
काम बड़ा करवाइए, लेकिन बोलिए कि कुछ नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पर ब्रेन को ट्रिक करना है, क्योंकि सर ब्रेन आपको क्या होता है कि ब्रेन भी आपको हमेशा ट्रिक करता है ना, तो आपको भी ब्रेन को ट्रिक करना है। आप उसको ये बता देंगे कि ये काम मुश्किल है, इसमें समय लगेगा, इसमें खून पसीना बहेगा, तो पहले ही बोलेगा कि भाई, जैसे जिम लोग क्यों नहीं जा पाते हैं, क्यों सोचता है कि भाई 1 घंटा कौन मेहनत करेगा, भाई हालत खराब हो जाएगा, फिर वो डाइट वाइट सब कुछ, इसलिए वो आदमी एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता। तो रास्ता क्या है इसका? रास्ता ये है कि आप एक्सरसाइज कीजिए और 2 मिनट शुरू कीजिए। आप 2 मिनट से सर आप जैसे एक सिंपल पेज आप पेज पढ़ रहे हैं, तो उसी तरह से एकदम स्मॉलेस्ट स्टेप में आ जाइए। स्मॉलेस्ट स्टेप में आप करिए। जैसे आपको सिंगिंग करना है, आप गाना स्टार्ट कीजिए। आप 2 लाइन ही गाना स्टार्ट करिए, फिर उसके बाद 2 लाइन से 10 लाइन स्टार्ट हो जाएगा। आपने कभी शायरी बहुत अच्छी पढ़ी, बड़ा मजा आया, तो उस तरह की बहुत सारी, अगर कोई बोल दे कि सर आपको स्पीकर बनना है, तो ऐसे 50 शायरी आपको याद करनी होगी, 50 ये गोल्डन जो स्टेटमेंट है वो याद करना होगा। एक काम की बात बताए, मैं याद करके रखे हुए हूँ। ये पकड़ लिया आप। ये आप कर सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर हैं, जो बैकआउट हो जाते हैं कि भाई हम इस प्रोफेशन में कैसे आएंगे, भाई हमको तो नहीं कर पाएंगे, तो उसको बस बताइए कि भाई एक करो ना भाई, एक इंग्लिश का, एक हिंदी का, एक संस्कृत का, बस याद कर लो, तुम बन गए स्पीकर। तो कहेगा अरे इतना आसान। वीडियो बनाना है तो कुछ नहीं यार, बस अपना 2-2 मिनट का वीडियो बनाओ ना, जो तुम्हारे ऑडियंस है उसका। ये आप सही बता रहे हैं। कुछ भी आप सर स्टार्ट करवा दीजिए, बस उनको स्टार्ट करवा दीजिए और बोलिए छोटे-छोटे स्टेप्स लो। क्योंकि जब स्टार्ट होगा सर, तो वो खुद फील करने लगेगा, वो फील करेगा, रिजल्ट फील करेगा, अपने आप फिर चस्का लगेगा, वही फ्लेवर चस्का लग जाएगा उसको। सिगरेट पिया से चस्का लग जाता है ना आदमी का, उसी तरह से उसको अच्छी आदतों के लिए उसको चस्का दिलवाना पड़ेगा। बस यही काम होता है। इसमें एकदम स्मॉल टिकट पे ले जाना पड़ेगा, स्मॉल पे ले जाइए और एकदम बोलिए, एकदम बिल्कुल आसान है। संदीप महेश्वरी सर, याद रखिए संदीप महेश्वरी का फॉर्मूला। संदीप महेश्वरी आज इतने बड़े, भले अभी जो भी उनका एक चल रहा है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उनका इतना पॉपुलैरिटी आया था, उसके पीछे वो वर्ड जो है ना, आसान है। उन्होंने पहले ही बोल बोल के अपने ऑडियंस के दिमाग में क्या डाला, आसान है। जबकि रियलिटी तो ये है कि आसान नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी आप बता रहे हैं, आसान है करके कुछ करेगा, थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलेगा, फिर कुछ करेगा, थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलेगा, फिर उसको बहला के, फुसला के, पुचकार के उसको खींच के ले जाइए ऊंचाई तक, फिर वहां पर वो पहुंचेगा, तब वो बहुत खुश होगा। लेकिन शुरुआत में ही बोल दोगे मुश्किल, तो भाग जाएगा वो। इसका एक और मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, सेल्स में बहुत काम आता है। जैसे आप टीचर हैं, आप कोर्स बेच रहे हैं, आपको कोर्स ही तो बेचना है, बिल्कुल, लेकिन आपको अल्टीमेटली कोर्स नहीं बेचना सर, आपको तो स्टूडेंट का सिलेक्शन दिलवाना है। हाँ, आपको तो स्टूडेंट का सिलेक्शन दिलवाना है। बिल्कुल। यहाँ पे गेम कहाँ खेला जाता है, जैसे फिजिक्स वाला का आपने एग्जांपल लिया, जो भी एजुकेशन इंडस्ट्री में है, कोई नीट है, कोई IIT JEE है, तो वो कहेगा कि भाई आप हमारे साथ आओ, हम तुम्हें एकदम पूरा गाइडेंस देंगे, तुम्हें 8-8 घंटा पढ़ाएंगे, मेहनत करवाएंगे, तुम्हारे साथ इतना हम बुक पढ़ा देंगे, तो बैकआउट कर देगा। वो क्या बोलेगा, ओनली 1 मिनट का 3,999 का हमारा फीस है, ये गूगल पे करो और तुम्हारा रिजल्ट हो गया। नीतीश सर, इसके पहले कि हम लोग पॉडकास्ट को एंड करें, 3 इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ एडवाइस टू माय ऑडियंस, क्या देना चाहेंगे? अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें हालांकि मैं फिलोसफिकल ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बताऊंगा। एक कोट मैंने पढ़ा था, वो मुझे लगता है कि बेस्ट एडवाइस है। इफ़ यू आर ए यंग मैन, nobody will respect you until you become stronger, richer और popular। आप अगर यंग मैन हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपका रिस्पेक्ट करें, तो या तो आपको स्ट्रॉन्गर बनना होगा, मतलब बहुत अच्छा फिजिक वगैरह बना ले, बॉडी बना ले, प्लस या तो आप बहुत अमीर बन जाएं, या आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन जाएं। ये पहला एडवाइस है। तो आप इन तीनों में कोई एक तो जरूर पकड़ लें, अच्छा रहेगा। 2-3 अगर बन जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर एक बनेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरा तीसरा बनाना आसान भी रहेगा, आसान भी रहेगा। तो ये मेरा पहला एडवाइस है। दूसरा, आज के टाइम में सर व्हाट इज द सुपर पावर? सुपर पावर है डीप वर्क। आज के टाइम में अगर कैल न्यूपोर्ट की बुक भी है कुछ पर, यस पढ़ा है मैंने। डीप वर्क इज द सुपर पावर ऑफ दिस सेंचुरी। आप डीप वर्क कितना कर पा रहे हैं, इसी से आपका डायमेंशन तय होगा। एक फ्रैक्शन मैंने पढ़ा था, इंटेंसिटी ऑफ फोकस बाय नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट्स मल्टीप्लाइड बाय कुछ ऐसा उसका मैंने पढ़ा है ना, उसमें फॉर्मूला है, बिल्कुल फॉर्मूला है उसका। डीप वर्क सर अमेजिंग चीज़ है। और तीसरा जो सर लास्ट एडवाइस है कि दूसरे को बताना और दूसरे को कुछ भी ज्ञान देना बड़ा आसान है, खुद पे इम्प्लीमेंट करना और खुद पे मेहनत करना और खुद को इम्प्रूव करते रहना, वो बेहतर है और वो इम्पोर्टेंट है। आप जहाँ स्टक हैं वहाँ पे अपने आप पे काम कीजिए, आपको सारा वो चीज़ मिलेगा जो आपको चाहिए। वर्क ऑन योर सेल्फ, ओके, राइट। सो दिस इज द 3 एडवाइस। और इसके पहले कि हम लोग इस पॉडकास्ट को एंड करें,
थोड़ा मैं कुछ करके दिखाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आपका जवाब उस पर आए, और कुछ इस तरीके से है। निदेश जी, अभी इस पॉडकास्ट में जब आप जाएंगे तो जाने के पहले मेरी 3 तारीफें करके जाएंगे। क्या बात है सर, अमेजिंग। क्या आप आवाज निकालते हैं। अरे भाई नीतीश जी, अरे पॉडकास्ट में जाने के पहले मेरी कुछ तारीफें तो कर दीजिए। सर तारीफ क्या, एकदम से भाग भाग हो गया दिल। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक इट्स बहुत रेलेवेंट भी सवाल आपने पूछा। ब्रांडिंग और सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना चाहिए हर आदमी को, कोशिश करना चाहिए। देखिए बिजनेस आप करें या ना करें, बिजनेस के बारे में नॉलेज जरूर चाहिए। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आप कुछ भी करते हो, तो वहाँ पे भी तो आपको बिजनेस समझना होगा ना। बिजनेस एक्यूमेन एक अलग चीज़ होता है सर, और ये देश तब आगे बढ़ेगा। इसी नोट के साथ मैं कंप्लीट भी करना चाहूँगा, ये देश तब आगे बढ़ेगा जब यहाँ का आदमी सर बिजनेस एक्यूमेन डेवलप करेगा। बिजनेस एक्यूमेन का मतलब होता है आरओआई के बारे में सोचना। जब हमने यहाँ पे 2 घंटा दिया तो हमने कितना आउटपुट क्रिएट किया। कोई भी जब गवर्नमेंट ऑफिशियल भी काम करेगा ना, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हुए अगर सैलरी उठा रहा है, अगर वो भी देखने लग जाए ना कि अगर हमको सरकार 1 लाख रुपए सैलरी दे रही है, हम कितना वैल्यू ऐड करके दे रहे हैं सरकार को, तो ये बिजनेस एक्यूमेन होता है। बिजनेस एक्यूमेन का मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी सोच बिजनेसमैन जैसी है भाई। आप अपने समय का वैल्यू कर रहे हैं, आप लोगों से मिलने का वैल्यू कर रहे हैं, आप उनके टाइम का कदर कर रहे हैं, आप खुद भी तभी अपने टाइम का कदर करेंगे। तो इसको बोलते हैं बिजनेस एक्यूमेन। तो ये इस देश के सभी लोगों को बिजनेस एक्यूमेन डेवलप करना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप करना चाहिए, तभी ये देश हमारा आगे बढ़ेगा। और उसमें हम जैसे लोग हैं। ये तो बहुत बढ़िया आपने बोला, लेकिन मेरी प्रशंसा कहाँ की आपने सर? 2 लाइन 3 लाइन तो आपको मेरी प्रशंसा करनी पड़ेगी सर। ये इस पॉडकास्ट का रूल है, जिंदगी एक मोटिवेशन का। जो भी गेस्ट आता है मेरी प्रशंसा करके जाता है। क्या तो मैं थोड़ा सीधा बैठ जाऊं, कुछ अच्छी बातें 1-2 मिनट मेरे बारे में बोलिए। तो ये डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, पहले तो नाम में ही डॉक्टर है यार। तो ये मुझे सर नहीं, वाकई में फन जोक्स असाइड, जो आपका काम है, आप नशा मुक्ति केंद्र में काम करते हैं, वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करते हैं। आई थिंक आप कैदियों को भी मोटिवेट करते हैं। आपने बहुत ऐसे जगह काम किया है जहाँ मैंने काम नहीं किया अभी तक। तो उस केस के लिए मैं तो रियली आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। बाकी पढ़ते बहुत लोग हैं बुक, लेकिन बुक लिखना, कंट्रीब्यूट करना, और ये इसलिए भी सर मुझे इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि अगर आप लोगों को अच्छी चीज़ों करने का ऑप्शन नहीं देंगे तो बुरी चीज़ें ही करेंगे। बिल्कुल। तो आप एक ऑप्शन दे रहे हैं, इसलिए मैं सभी लोगों को बोलता भी हूँ कि आप वीडियो क्यों नहीं बनाते भाई। आप नहीं वीडियो बनाएंगे तो डांस करने वाले और कैसे बिल्कुल, कैसे बिल्कुल, वीडियोस आएंगे। इसीलिए अच्छा कंटेंट का बनना जरूरी है। बनना जरूरी है। अच्छा वीडियो आएगा तो कम से कम, अगर आपके फैन है तो अगर जहाँ पे 1 मिनट आपका देखा तो 1 मिनट कहीं ना कहीं खराब तो चीज नहीं देखा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी सर कहते हैं कि अंधेरे को आप नहीं मिटा सकते, बस आप रोशनी का एक दिया जला सकते हैं। क्या बात है। और नीतीश नाम का सूरज आज खुद चलकर हमारे पॉडकास्ट में आया है कि नहीं? थैंक यू सो मच। ये तो आपको बड़प्पन है कि आप जैसा इंसान इस नज़र से देखता है। और मुझे लगता है कि ये लर्निंग माइंडसेट जो है वो हमेशा बना रहे। भगवान नहीं, आपका 2-3 चीज़ पसंद आया है मुझे। आपका माइंड बहुत ओपन है। थैंक यू। और आप ऑब्जेक्ट करते हैं स्ट्रांगली, लेकिन बहुत लहजे से, बहुत तमीज से। ऐसा आदमी हमको पर्सनली बहुत पसंद है। ऐसा आदमी बिल्कुल पसंद नहीं जो हमेशा यस सर यस सर यस सर करूँ, बेकार है, मेरी ग्रोथ को खराब कर देगा। बिल्कुल, ठीक है ना, वो बेकार आदमी है, उससे मेरा कोई भविष्य नहीं बनने वाला है। मुझे ऐसे आदमी चाहिए जो मुझ पर उंगली उठा सके, जो बता सके कि नहीं सर आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये गलती हो रही है, इसको देखा जाए। तो ऐसा आदमी मुझे चाहिए। तो ये हम लोग का एसोसिएशन अभी बहुत लंबा चलेगा। थैंक यू सो मच सर। और निंदक नहीं राखिए। अरे सर कहने की बात ही नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में नीतीश प्रकाश सूर्य, जो अपने रोशनी से सारी दुनिया में चमक बिखेर रहे हैं। दोस्तों हमारा पॉडकास्ट बहुत साधारण, बहुत सिंपल, बहुत सरल होता है, और हम लोग यही चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी एटलीस्ट थोड़ी बहुत ही सही बदल सके। तो दोस्तों हंसते रहिए, हंसाते रहिए, लबों पे नया गीत सजाते रहिए। टूटा है दिल तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं दिल लगाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।